हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं से हमने स्वर के बारे में पढ़ा है। आज फिर से उसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने स्वर को जाना, स्वर किसे कहते हैं, कितने स्वर हैं, और अक्षर, पद, वाक्य किसे कहते हैं, इसकी पूरी परिभाषा हमने जानी। फिर हमने कल पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से हमने किया था। उच्चारण काल मात्र के आधार पर 3 किया था, और नासिक के उपयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो के आधार पर किया था। हमने ये तीनों कल फुल डिटेल से पढ़ ली थी। जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो कल वाला वीडियो देख ले, जिससे उनके कल वाला देखने के बाद ये तीनों डेफिनेशन उनके कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आगे से आज हम जानेंगे कि जिह्वा की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो आज हम जानते हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में, यानी 3 भागों में। जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। कल हमने कौन सा जाना था, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने जाने थे, 2 वर्गों के आधार पर हमने उत्पत्ति के आधार पर जाना था। 2 कौन कौन से थे, मूल स्वर थे और संधि स्वर से। फिर संधि को भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। फिर इनके भी हमने पार्ट किए थे। फिर दूसरा हमने किया था उच्चारण काल मात्र के आधार पर। उच्चारण काल मात्र के आधार पर हमने वर्गीकरण कितने भागों में किया था, 3 भागों में। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त यानी उछला हुआ, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। ये तीनों वर्गीकरण कल हमने पूरे डिटेल से पढ़े थे। फिर आता है हमारा नासिक के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार से, 2। कौन कौन से, अनुनासिक और सानुनासिक। अनुनासिक और निरअनुनासिक, ये दोनों हमने कल के वीडियो में जान लिए थे। आज जिह्वा की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर हम वर्गीकरण देखते हैं, जो कितने हैं, 3। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्य। ये 3 भाग हमने किसके आधार पर किए, जिह्वा के आधार पर। अग्र यानी हमारे जिह्वा का अगला वाला पार्ट। जैसे हम बोलते हैं ई, ए, तो हमारा जो जिह्वा है उसके अंदर आप ये रटिए मत, बल्कि बोल के देखिए कि ये पार्ट हमारा जिह्वा का कौन सा काम कर रहा है। तो जैसे ही हम बोलेंगे तो ऐसे हमारी जिह्वा है, तो इस जिह्वा के अंदर यहाँ वाला पार्ट बोलेगा ई, ए। तो ये कौन सा हो गया है, ये हमारा अग्र वाला पार्ट हो गया। आप बोल के ज़रूर देखिए कि ये कहाँ से बोलते, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये क्लास में ही याद हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, अग्र। फिर आता है मध्य। आप बोल के देखो ए, तो ए बोलने पर हमारी जिह्वा नीचे बैठ जाती है, और ये ए को हम उदासीन भी कहते हैं। तो ए वाली स्थिति यहाँ पे मध्य में आ गई। फिर पश्य भाग यानी लास्ट वाला कौन सा है, आ, ऊ, ओ। तो हमारे दोनों होस्ट वर्ताकार हो जाते हैं जब हम इसको बोलते हैं, आ, ऊ, ओ, औ। तो वर्ताकार होस्ट हो जाते हैं, और हमारी जिह्वा का कौन सा पार्ट काम करता है, पश्य वाला काम करता है। तो अग्र वाला यहाँ पे कौन सा करेगा, ई, ए, आई, और मध्य वाला ए, और पश्य वाला आ, ऊ, ओ, औ। ये जिह्वा की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर वर्गीकरण हो गया। आप यह रटना मत, मैंने क्लास में आपको समझाया है। अगर आपके ये समझ में नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हो, बल्कि इसको आप एक बार मुंह से बोलकर देखना, और आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये शब्द कहाँ से बोले जा रहे हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर हमने जिह्वा की स्थिति के पे जान लिया कि स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 3 भागों में। अब जानते हैं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि हमारे होठ हैं, इसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया, 2। कौन कौन से, वर्तमुखी यानी हमारे
होठ है वो वर्त यानी वर्त की तरह गोल हो जाते हैं। तो हम गोल कैसे हो जाएंगे, जैसे ऊ ओ जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारे होठ वर्त की भांति गोल हो जाते हैं। इसलिए होठ के आधार पर वर्तमुखी यानी वर्ताकार स्वर कहे जाते हैं। वर्तमुखी यानी जो वर्त की भांति गोल हो जाते हैं, और दूसरा पार्ट होगा अवर्तमुखी यानी जो गोल हमारे होठ नहीं होते। इसको छोड़कर जो भी बचेंगे वो शेष अवर्तमुखी हो जाएंगे। कौन कौन से, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय ओष्ठ वर्त की भांति गोल हो जाते हैं वह वर्तमुखी या वर्ताकार स्वर कहलाते हैं, जिसमें हमारे होठ यानी गोल हो जाते हैं। जैसे ऊ ओ औ, ये वर्तमुखी यानी वृत्ताकार स्वर हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया। आप इनको अपने मुंह से बोलकर ज़रूर देखें। आप एक बार बोल के देखोगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर है आगत स्वर यानी औ, आ भी वर्तमुखी स्वर माना जाता है। जैसे डॉक्टर, तो इसके अंदर डॉक्टर जैसे ये ओ की मात्रा उसमें लगी हुई है, तो हम जब बोलते हैं डॉक्टर, तो जैसे ही हम बोलते हैं डॉक्टर तो हमारे होठ वर्त की भांति गोल हो जाते हैं। तो इसे भी, जो ये आगत स्वर है, इसे भी वर्तमुखी माना गया है। हमने पहला पार्ट इसका ओष्ठ के आधार पर जाना वर्तमुखी, और दूसरा देखते हैं अवर्तमुखी। कौन सा देखते हैं, अवर्तमुखी यानी अवर्ताकार, यानी अवर्ताकार, इसके आगे अ है, अवर्ताकार। अवर्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ वर्ताकार न होकर फैल जाते हैं वो कौन से होते हैं, अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जो फैल जाते हैं वो अवर्तमुखी, और जो फैलते नहीं हैं, हमारे होठ गोल होकर बोलते हैं, वो कौन से हो गए, वर्तमुखी स्वर हो गए। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम, ओष्ठ के आधार पर पढ़ रहे हैं। फिर है ए का उच्चारण करते समय ओष्ठ प्राय उदासीन रहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो उदासीन स्वर आएगा ए स्वर उदासीन रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे होठ न तो फैलते हैं और न ही गोल होते हैं। तो ये कौन सा होगा, यह उदासीन स्वर होगा। और ये प्राय होगा, निश्चित नहीं है इसका कि ये उदासीन होगा, ये प्राय उदासीन होता है। कौन सा, ए वाला प्राय उदासीन स्वर होता है। फिर हमने ओष्ठ के आधार पर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं जातीय वर्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि इनकी जातीय वर्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं, 2, सजातीय और विजातीय। जातीय वर्ग के आधार पर कितने प्रकार के, 2, कौन कौन से, सजातीय और विजातीय। सजातीय सवर्ण और विजातीय सवर्ण, सजातीय सवर्ण और विजातीय सवर्ण कौन कौन से, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान हो, ध्यान रखना समान हो। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान, जिस स्थान से हम बोलते हैं उसका, और आभ्यंतर यत्न यानी अंदर वाला समान हो, सजातीय सवर्ण कहलाते हैं। अथवा जो स्वर मुख्य के एक ही भाव से बोले जाते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहे जाते हैं। यानी एक ही भाव से बोलते हैं, हमारा भाव चेंज नहीं होता, वो कौन से होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं। जैसे ए आ, दोनों एक ही भाव से बोले जा रहे हैं, जैसे ए आ, इसमें हमारा भाव चेंज नहीं हो रहा। अगर हम बोले ए ई ऊ री, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम समान नहीं बोल रहे, हमारा भाव समान नहीं है। हमारा भाव समान तभी होगा जब हम बोलेंगे ए आ, ई ऊ री। तो ये कौन से हो गए, सजातीय स्वर हो गए, यानी समान बोलने वाले सजातीय स्वर हो गए। फिर है ए, ये भी तो एक ही भाव से बोले जा रहे हैं, ए ओ, ये सजातीय स्वर
नहीं है। इनका ध्यान रखना, व्याकरणवेताओं ने इनको सजातीय स्वर नहीं माना। कौन से ए, ऐ, ओ, औ, ये विशेष आप ध्यान रखना, और ये सजातीय स्वर है। जातीय आधार पर कितने प्रकार के? 2। कौन से? सजातीय और विजातीय। फिर हम बढ़ते हैं विजातीय सत्र। ये आभ्यंतर और बाह्य यत्न यानी आभ्यंतरीण वर्ण की उत्पत्ति के समय हम जो प्रयास यानी अथवा कोशिश करते हैं, जहाँ बोलने की हमारी कोशिश करते हैं, उसे आभ्यंतर यत्न कहा गया है। ये अभ्यंतर यत्न की आपको डेफिनेशन दी गई है। एक सजातीय हो गया था, फिर दूसरा हमारा है विजातीय स्वर। कौन सा है? विजातीय स्वर। विजातीय यानी विजातीय बिना जात के, और सजातीय समान जात के। विजातीय बिना जात के, सजातीय यानी समान जात के। यानी असमान उच्चारण स्थान वाले स्वर परस्पर विजातीय स्वर होते हैं। यानी आपस में विजातीय स्वर कौन से होंगे? जिनकी समान नहीं होंगे उच्चारण स्थान, जिसका समान होगा सजातीय, और जिसका उच्चारण समान नहीं होगा वो होगा विजातीय। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब विजातीय कैसे हो गए? जैसे हमने अभी देखा ए, आ, ये पढ़ेंगे ए और आ, ये पढ़ेंगे तो ये कौन से हो गए? सजातीय स्वर हो गए। और ए और ई पढ़ेंगे तो ये कौन से हो गए? विजातीय स्वर हो गए। आ गए आपके समझ में? एक बार फास्ट से हम पूरी जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण 2 भागों में बांटा। कौन कौन से हमने बांटा था, यानी उत्पत्ति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, वो कौन सा था? मूल स्वर और वो संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। फिर हमने हमारा उच्चारण या कालमात्र के आधार पर वर्गीकरण किया था, उसमें कहा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर हमने नासिका के आधार पर 2 अनुनासिक और निरअनुनासिक पढ़ा था। फिर जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार से अग्र, मध्य और पश्य, ये हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। फिर हमने होस्ट के आधार पर पढ़ा था। होस्ट में कौन से? वर्तमुखी और अवर्तमुखी, 2 प्रकार से हमने वर्तमुखी और अवर्तमुखी पढ़ा है। फिर जातीय वर्ग के आधार पर कौन से पढ़ा है? सजातीय वर्ग और विजातीय स्वर, ये दोनों स्वर हमने पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ऐसे ही वीडियो पूरी ग्रामर की निःशुल्क मिलती रहेगी। इससे हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरी व्याकरण अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।